नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को सुलझाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान लगातार सक्रिय है। पंजाब कांग्रेस के नेताओं के साथ केसी वेणुगोपाल अलग अलग 1-to-1 बैठकें कर रहे हैं और पूरे विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले पंजाब कांग्रेस में जो अंतर्कलह चल रहा है उसे सुलझा लिया जाए, क्योंकि जिन नेताओं के बीच में आपसी अंतर्कलह जारी है उनमें से 3 बड़े नेता सांसद भी हैं और इन नेताओं को संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा भी माना जाता है। चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जालंधर से सांसद हैं। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि गुरदासपुर से सांसद हैं, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम हैं। इन दोनों नेताओं का संसद में अपना पक्ष रखना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से कांग्रेस चाहती है कि कोई भी अंतर्कलह लेकर संसद सत्र में ना जाया जाए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को मौका मिल जाएगा कांग्रेस को टारगेट करने का। इसी वजह से कांग्रेस चाहती है कि संसद सत्र से पहले इस पूरे विवाद को सुलझा लिया जाए। लेकिन राहुल गांधी चरणजीत सिंह चन्नी से काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह से दबाव की राजनीति का रास्ता अपनाया, उन्होंने आला कमान पर दबाव बनाने का प्रयास किया, शक्ति प्रदर्शन किया, नेताओं को अपने पक्ष में लामबंद किया, एक धड़ा अपने पक्ष में नेताओं का तैयार किया, उसे लेकर राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो चरणजीत सिंह चन्नी या उनके गुट के किसी भी नेता से नहीं मिलेंगे। इसी बीच खबर यह भी है कि गुरुवार को चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा और राणा गुरजीत जो कि पंजाब के कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इन तीनों ही नेताओं को दिल्ली में केसी वेणुगोपाल ने बुलाया है और इनके साथ केसी वेणुगोपाल की बैठक होगी, जिसमें इस पूरे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी भी अलग अलग बैठकें कांग्रेस आलाकमान के साथ होंगी, जिसमें इस पंजाब के विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि संसद सत्र से पहले वो कोई ठोस फैसला लें, और ऐसा फैसला जो कि सभी पक्षों को मानना पड़ेगा। तो ये फैसला क्या होगा? क्या अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा या किसी नए चेहरे को अध्यक्ष के पद पर लाया जाएगा? चरणजीत सिंह चन्नी गुट के नेताओं को कैसे शांत किया जाएगा? इन सवालों के जवाब अब सिर्फ राहुल गांधी ही दे सकते हैं। माना जा रहा है कि वो कुछ ऐसा फैसला लेंगे जो कि इस संदेश के साथ होगा कि सभी पक्षों को इस फैसले को मानना होगा, नहीं तो जो भी पार्टी आलाकमान के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ पंजाब कांग्रेस के नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली में हैं, प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी दिल्ली में हैं, जो कि लुधियाना से सांसद भी हैं। इन नेताओं के साथ बैठकर दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान पूरे विवाद को सुलझाने का लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन रास्ता क्या निकलेगा, कैसे ये विवाद सुलझेगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। पंजाब के फरीदकोट में पंजाब पुलिस ने कुछ किसानों पर नहर का पानी चोरी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने एफआईआर में जिन किसानों को आरोपी बनाया है उनमें से कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है। इस एफआईआर को लेकर काफ़ी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के किसान संगठनों के साथ ही विपक्षी पार्टी के नेताओं ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि पंजाब पुलिस ने इसे क्लैरिकल मिस्टेक बताया है और अपनी गलती मानी है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में लगातार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के फरीदकोट जिले में पुलिस ने नहर का पानी चोरी करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 43 किसानों पर एफआईआर दर्ज की थी। और इस मामले में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उन किसानों में से कई किसान ऐसे हैं जिनकी कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है। 10 जुलाई को नहर चोरी के मामले में 43 किसानों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें हरपाल सिंह और बलदेव सिंह जैसे किसानों के नाम भी हैं। बड़ी बात यह है कि इन दोनों ही किसानों का निधन हो चुका है और इनकी मृत्यु को लेकर पूरे गांव में जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब पुलिस ने इन किसानों को एफआईआर में आरोपी बना दिया है। हरपाल और बलदेव नहीं बल्कि एफआईआर में कई ऐसे नाम भी दर्ज हैं जो कि 22 साल पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस केस को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। किसान पुलिस की जांच और काम करने के तरीके को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि पुलिस ने इसे क्लैरिकल मिस्टेक बताया है। तो ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई थी। हरीके कैनाल डिवीज़न के कार्यकारी अभियंता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर में सुखनवाला और किला
समेत 9 गांवों के 43 किसानों पर अनाधिकृत चैनलों के माध्यम से खेतों में पानी का प्रवाह बढ़ाने के लिए मुदकी डिस्ट्रीब्यूटरी रजवाहे से 3 आउटलेट को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने का आरोप था और पानी अपने गांवों की तरफ, अपने खेतों की तरफ मोड़ने के आरोप लगाए गए थे। इसी आरोप में ये एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में नहर के पानी की चोरी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान निवारण अधिनियम से संबंधित धाराएं लगाई गई थी। इस केस में जिन किसानों के नाम लिखे गए हैं उनमें से कुछ किसान काफ़ी साल पहले मर चुके हैं, तो ऐसे में उनके परिवारों ने भी सवाल खड़े किए। उनके परिवारों का कहना है कि बिना कोई जांच पड़ताल किए पुलिस ने सिर्फ हवाई बातें सुनकर किसानों के खेतों की सही जानकारी हासिल किए बिना ही एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर को तुरंत ही रद्द कर दिया जाए। तो फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर पंजाब में किसान संगठनों में भी रोष है। वो लगातार इस एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों ने भी पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों से पूछा है कि ये एक ऐसा संवेदनशील मामला था जिसमें किसानों के नाम शामिल हैं। किसानों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नहर के एक रास्ते को तोड़ा और अपने गांवों की तरफ पानी को गलत तरीके से डाइवर्ट कर लिया। सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें लिखी गई हैं। तो जब ये एफआईआर दर्ज की गई तो क्या पंजाब पुलिस ने सही तरीके से पड़ताल नहीं की थी? आरोपियों को लेकर क्या जानकारी जुटाई गई थी जिस आधार पर मृत किसानों पर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है? इसे लेकर लगातार पंजाब पुलिस से, पंजाब सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। हरियाणा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, लेकिन 15 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। हरियाणा में करीब 33 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जो कि अब तक वेरीफाई नहीं किए जा सके हैं और इन वोटर्स के वोट कट सकते हैं, यानी इनका नाम अगर लिस्ट से हट जाएगा तो हरियाणा में करीब 33 लाख के आसपास वोटर्स की कमी हो जाएगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि कांग्रेस समेत अन्य कई राजनीतिक पार्टियां एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर चुकी हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर विपक्षी पार्टियों के जो वोट हैं, जिन इलाकों से विपक्षी पार्टियों को ज़्यादा वोट मिलते हैं उन इलाकों के ही वोट काट दिए जाते हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि 33 लाख के आसपास जो वोटर अब तक ट्रेस नहीं किए जा सके हैं, उनमें से कुछ वोटर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, कुछ वोटर ऐसे हैं जो कि दूसरे राज्यों में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। 31 जुलाई को हरियाणा में एसआईआर का ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसके बाद जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं हैं उन्हें आपत्ति दर्ज करवाने का और अपने नाम दोबारा से इस लिस्ट में शामिल करवाने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो 15 जुलाई तक के आंकड़े अब तक सामने आए हैं उसके मुताबिक 33,66,000 से अधिक ऐसे वोटर हैं जो कि अब तक हरियाणा में वेरीफाई नहीं किए जा सके हैं। इसमें फरीदाबाद जिला टॉप पर है। इसके अलावा एनसीआर का जो इलाका है उसके हरियाणा के कई शहर ऐसे हैं जो कि फरीदाबाद के बाद इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा अनकलेक्टेबल वोटर हैं जिन्होंने अब तक अपने वोट को वेरीफाई नहीं कराया है। अगर हम पूरे ज़िले के कुल मतदाताओं की बात करें तो फरीदाबाद में 26.95% ऐसे मतदाता हैं जिन्हें अब तक ट्रेस किया जाना बाकी है। ये संख्या पूरे प्रतिशत के हिसाब से पूरे हरियाणा में सबसे अधिक है और इसके बाद गुरुग्राम समेत जो एनसीआर के अन्य जो शहर है उनकी भी यही स्थिति है। वहाँ पर भी काफ़ी ऐसे वोटर हैं जिन्हें अब तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। अगर हम पूरे लिस्ट की बात करें तो प्रदेश में कुल 20,629 बीएलओ इस वक्त काम में लगे हुए हैं। राजनीतिक दलों के भी 37,000 से ज़्यादा BLA-2 भी नियुक्त किए गए हैं जो कि लगातार एसआईआर की प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वोटर का नाम बेवजह इस लिस्ट से ना कटे। अब 24 जुलाई तक जो एसआईआर के फॉर्म है वो जमा होंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में चल रहे इस विशेष अभियान की समय सीमा बढ़ा दी है और 24 जुलाई 2026 तक ये फॉर्म अब जमा किए जा सकते हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि 31 जुलाई से 30 अगस्त तक आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी और 31 जुलाई को जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी उसके बाद 1 महीने का ये वक्त रखा गया है जिसमें किसी भी ऐसे वोटर का नाम अगर कट गया है तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। तो हरियाणा के लिए ये बड़ा अपडेट है क्योंकि हरियाणा में पहले भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी राजनीति होती रही है और कांग्रेस के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जहाँ जहाँ पर जिन बूथ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत है वहाँ पर वोटर्स के वोट काट दिए जाते हैं। इसी वजह से जो
नतीजे हैं वो पलट जाते हैं। ये आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए थे, लेकिन अब एसआईआर की प्रक्रिया में 33 लाख से ज़्यादा अगर वोट कट जाते हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरे मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बीएलओ इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके साथ राजनीतिक पार्टियों के जो BLA-2 हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस आधार पर विपक्षी पार्टियां इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करेंगी, ये तो आने वाले दिन में पता लगेगा। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जो 31 जुलाई को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद मतदाताओं के जो नाम कट गए हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके नाम उस लिस्ट में नहीं होंगे, जिनके वोट कट जाएंगे, उन्हें एक मौका जरूर दिया जाएगा और बेवजह किसी भी वोटर का नाम लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 2027 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावों की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी चुनावी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान को तेजी देने के लिए चार्जशीट समिति और जन आंदोलन समिति का गठन कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश सरकार की विफलताओं, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों को मुद्दा बनाकर एक व्यापक जनसंपर्क और जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। चार्जशीट कमेटी बनाई गई है जो कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा पेश करेगी और उसे जनता के बीच रखा जाएगा। एक चार्जशीट का रूप देकर इसे जनता के सामने रखा जाएगा और उसके बाद फैसला जनता पर छोड़ा जाएगा। ये बात बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही गई है। बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको मुद्दा बनाकर व्यापक जनसंपर्क और जन आंदोलन छेड़ा जाए और जनता के बीच जाकर इन तमाम मुद्दों को रखा जाए। बीजेपी की ओर से जो चार्जशीट कमेटी गठित की गई है वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का विस्तृत मूल्यांकन करके उसकी कथित नाकामियों, भ्रष्टाचार, अधूरे वादों और जन विरोधी निर्णयों का दस्तावेज तैयार करेगी और इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। इस समिति में प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, प्रोफेसर सिकंदर कुमार, विधायक सतपाल सिंह सत्ती, रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा समेत अन्य जो हिमाचल बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनको शामिल किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार अपने 3.5 साल के कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा करने की बजाय प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक संकट की ओर धकेला है। इसी वजह से ये चार्जशीट जनता के सामने रखी जाएगी और उसके बाद फैसला जनता पर ही छोड़ दिया जाएगा। हालांकि एक और कमेटी भी बनाई गई है जो कि जन आंदोलन समिति जिसे नाम दिया गया है। ये समिति भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी जन आंदोलन को संगठित करने के लिए जन आंदोलन समिति के तौर पर काम करेगी। ये समिति धरना प्रदर्शन, जनसंपर्क अभियान, जनसभाओं और विभिन्न आंदोलनों की रणनीति तैयार करेगी। इस समिति में डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उन्हें रखा गया है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, डॉक्टर राजीव भारद्वाज, सांसद कंगना राणावत को भी इस कमेटी में जगह दी गई है। तो ये कमेटी जन आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार करेगी। कैसे जनता को कांग्रेस सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाएगा, किस तरह से बीजेपी ऐसे जन आंदोलन ग्राउंड पर करेगी, जनता को संदेश देने का काम करेगी कि इस कांग्रेस सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है। अपने 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान जनता से जो वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। ये सभी बातें जनता के सामने पेश करने के लिए इस चार्जशीट और जन आंदोलन समिति का फिलहाल गठन कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इन समितियों का गठन करने के साथ ही बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और कांग्रेस को लगातार टारगेट कर रही है। क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार सार्वजनिक मंचों से ये बात कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ये ट्रेंड रहा है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल हिमाचल में कांग्रेस आती है, उस ट्रेंड को वो बदल देंगे और अगले 5 साल यानी अब सत्ता में बैठी कांग्रेस जब चुनाव मैदान में उतरेगी तो अगले 5 साल भी कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार कह चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को तेज कर लिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। चंडीगढ़ में पीसीआर पर तैनात एक हेड कांस्टेबल के द्वारा एक युवक की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये घटना बुधवार की बताई जा रही है और ये मामला चंडीगढ़ की सेक्टर 34 की बूथ मार्केट का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करके एक व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि सेक्टर 34 की बूथ मार्केट की बाउंड्री वॉल के पास एक युवक अर्धनग्न हालत में बैठा हुआ है और
सड़क से गुजर रही महिलाओं को अश्लील इशारे कर रहा है, उन पर अश्लील फप्तियां कस रहा है। जिसके बाद पीसीआर की टीम वहां पर पहुंची और हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह ने इस युवक को पकड़ने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जब युवक को पकड़ने का प्रयास किया गया तो युवक काफ़ी उग्र हो गया और उसने पुलिस के साथ ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। जिसके बाद हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह अपना आपा खो बैठे और इस युवक को पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पुलिसकर्मी ही युवक को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिसकर्मी ने अपने सीनियर अधिकारियों को जो जानकारी दी है कि वो जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे तो उसने बदतमीजी की, उसने मारपीट शुरू कर दी। तो इस पूरे वाकया को लेकर, इस घटना को लेकर कोई भी वायरल वीडियो अब तक सामने नहीं आया है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सिर्फ हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह ही आरोपी युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि परमजीत सिंह आरोपी युवक को थप्पड़ मारते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। हालांकि जो मार्केट के कुछ लोग हैं वो हेड कांस्टेबल परमजीत सिंह के पक्ष में आए हैं। उनका कहना है कि जो आरोपी युवक था वो अपनी शर्ट उतारकर अर्धनग्न हालत में मार्केट में आ रही महिलाओं को तंग कर रहा था, महिलाओं को अश्लील इशारे कर रहा था, उन पर फप्तियां कस रहा था। जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया था और पुलिस जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी तो उसने पुलिस के साथ भी बदसलूकी कर दी। जिसके बाद परमजीत सिंह ने अपना आपा खो दिया और वो आरोपी के साथ मारपीट कर रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने भी अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर जो हेड कांस्टेबल है परमजीत सिंह, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। उनसे इस पूरी घटना को लेकर जानकारी हासिल की जा रही है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।